अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम हमारा फ्रंट पेज, बल्कि हमारा नहीं, आपका फ्रंट पेज। अखबारात ज़ाहिर है हमारे सामने हैं, लेकिन एक तवील रुखसत कह लीजिए या गैर हाज़िरी कह लीजिए, उसके बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। इस दौरान रमज़ानुल मुबारक का महीना गुज़रा, बाबरकत महीना, फिर ईद आई, ईद गुज़री, और अब नाज़रीन बजट की आमद है। बजट में एक दिन रह गया है। बजट के साथ साथ क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये तो अब जब बजट की तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा। इसके अलावा आज 9 बजे इमरान खान साहब अपना एक पैगाम भी, वीडियो पैगाम भी जो सारी कौम और आवाम है उनके सामने वो नशर किया जाएगा। इमरान खान साहब का ये पैगाम प्री रिकॉर्डेड है। कल रात कहा गया कि इसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई थी, और कहा जा रहा है कि इस वीडियो पैगाम के ज़रिए हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब मईशत पे कोई बात करें, या जो एमनेस्टी स्कीम है या एसेट डिक्लेरेशन है, इस किस्म की जो बातें हैं मईशत के हवाले से जो सख्त इक़दामात उठाने की बात हो रही है, उस पर हो सकता है कि वो रोशनी डालें। अभी सामने मेरे ख़बर है कि जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उस पर सेल्स टैक्स का निफाज कहा जा रहा है कि हो सकता है इस बजट में, और पहले 7.5 की सिफारिशात थी सामने, लेकिन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 17% सेल्स टैक्स जो है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर लगाया जाएगा, जिसमें टेक्सटाइल, कारपेट, सर्जिकल गुड्स और स्पोर्ट्स गुड्स शामिल है। मुझे नहीं पता कि इन इक़दामात से पहले ही जो हम एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत बुरी परफॉर्मेंस देते रहे हैं उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कराची बेस्ड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, 2 स्टेज प्रोटेस्ट टुडे, वो आज इस हवाले से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उनको बड़े आम यानी बड़े खुले अल्फाज में ये बता दिया गया है कि जनाब आली ये IMF की कंडीशनैलिटी है, हम आपको अब ज़ीरो रेटिंग नहीं दे सकते, इस तरह का कोई इंसेंटिव हम आपको नहीं दे सकते। अब इस स्टेप के बाद इंडस्ट्री किस तरह रिएक्ट करती है, पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को मज़ीद कैसे सहारा दे सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा जो एक अहम ख़बर हमारे नज़र में रही, आप सब भी उससे ज़ाहिर है कि वाकिफ़ हैं कि हमारे बहुत से फ़ौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया गुज़िश्ता दिनों में। हम सबकी मग़फ़िरत और दर्जात में बुलंदी की दुआ भी करते हैं, और इसके साथ साथ ये कंसर्न भी अपनी जगह पर है कि ये बढ़ते हुए वाक़यात जो हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दामात हैं जो उठाए जा सकते हैं हुकूमत की जानिब से। और भी बहुत सारी तजावीज़ हैं। अगर हम मईशत की बहाली की बात करें, ऑल डिपार्टमेंट्स टू फेस कट इन एक्सपेंसेस, ये बजट 2019-2020 के हवाले से बात हो रही है, न्यूज़ की ख़बर है ये। इसके अलावा अच्छा, ऑस्टेरिटी ड्राइव, आपको मालूम है नाजरीन के वज़ीर आज़म साहब ने जो 100 दिन का एजेंडा दिया था, उसमें भी ऐसे बेशतर इक़दामात उठाए गए कि जिनके कोई ख़ास हमें दूररस नताइज नज़र तो नहीं आए, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट की अपनी हिकमत अमली है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपना एक विज़न है, और जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं वो इस मुश्किल सूरत हाल से निमटने और निकलने की भरपूर कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ख़ास कामयाबी होती हमें नज़र आई नहीं। बहरहाल रोज़ाना एक्सप्रेस हमारे सामने मौजूद है, सुर्खियाँ देखते हैं। वफाकी बजट, टैक्स न देने वालों के लिए जुर्माने कानून लाने का फैसला। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में 10वां शेड्यूल शामिल करने की तजवीज़। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल ना होने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिक्स्ड इनकम और मालूम ट्रांजैक्शंस पर इस्तिस्ना होगा। बोर्ड नॉन ATL को 1 जुलाई के बाद ट्रांजैक्शन पर प्रोविजनल टैक्स डिमांड भेजेगा। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात हो जाती है। खैर, मैं भी लफ्ज़ जो है वो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ कि जब छपी हुई ख़बर में अंग्रेज़ी अल्फाज की भरमार हो तो पढ़ना भी ज़रा मुश्किल होता है और समझना भी ज़रा मुश्किल होता है। बहरहाल, विदहोल्डिंग टैक्स की 20 शिकें, फाइलर्स नॉन फाइलर्स पॉलिसी ख़त्म, 100% टैक्स देने पर छूट मिलेगी ज़राए। जस्टिस फायज़ का मामला जुडिशल काउंसिल का है, जजेस पर एतमाद करें, इंसाफ होगा। चीफ जस्टिस
آپ سب جانتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے حوالے سے حکومت نے ایک ریفرنس جو ہے وہ بھجوایا ہے تحقیقاتی اداروں کو، اور اس میں الزام یہ ہے کہ جسٹس صاحب نے اپنے جو جائیدادیں ہیں ان کو ظاہر نہیں کیا تھا، اور ہم اس پر مزید کوئی بات فی الحال تو نہیں کریں گے، آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وفاقی بجٹ کا حجم 68,000 ارب خسارہ، یعنی 68,000 ارب خسارہ، 3,000 ارب جو ہے کا حجم، معذرت 68,000 اس کا حجم ہے، اور خسارہ جو ہے وہ 3,000 ارب تک کا ہے۔ کابینہ کل، یعنی تقریباً آدھا ہی سمجھیں کہ جو ہے وہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہوگی یا ڈیفیسٹ بجٹ ہے۔ کابینہ کل منظوری دے گی۔ ٹیکس وصولیاں 5550 ارب، دفاع 1250 ارب سے زائد، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 925 ارب مختص، تنخواہ پینشن میں 10% اضافہ متوقع۔ اقتصادی جائزہ رپورٹ آج جاری۔ سروے میں معاشی ترقی، زراعت، صنعت سمیت تمام اہم اقتصادی اہداف حاصل کرنے میں ناکامی کا انکشاف۔ کل بھی اس حوالے سے خبریں آپ نے ٹیلی ویژن سکرینز پہ ملاحظہ فرمائی ہوں گی کہ جو ایک اکنامک سروے آیا کرتا ہے اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں، اس کے جو اعشاریے ہیں، وہ خاطر خواہ نتائج حاصل نہ کرنے کی بری خبر سنا رہے ہیں۔ ہر طرح کے سیکٹر میں ہم نے کوئی خاص پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ خاص طور پہ اگر ہم زراعت کی بات کریں تو زراعت مسلسل 2-3 سالوں سے ہمیں ذرا دباؤ کا شکار نظر آتا ہے، اور اسی دباؤ کو آپ کس طرح سے اس سے نکلنا ہے، کس طرح سے کیا ہوگا، یہ باتیں آنے والا وقت ہی بتا سکے گا۔ جناب ہمارے ساتھ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم فضا، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کو عید مبارک۔ خیر مبارک، آپ آ گئی ہیں؟ جی میں آ گئی ہوں۔ اچھا جی اچھا، وہ میں نے یہ بات کرنی تھی کہ فردوس عاشق امان صاحبہ کو پہلے تو تکلیف تھی کہ شہباز شریف بھاگ گیا، صحیح، ایک جیل میں چلا گیا، ایک بھاگ گیا، ایک جیل میں چلا گیا، ایک بھاگ گیا۔ ٹھیک، اب شہباز شریف جس دن سے آئے ہیں، اب ان کو نا دورے پڑ رہے ہیں کہ اب یہ آ گیا ہے تو اب اپنی رپورٹیں دکھائیں صحیح ہے۔ کہ تم بیمار تھے یا نہیں، تم تو سیر کرنے گئے تھے۔ میں تو کہتی ہوں جتنی بیماری میں، مجھے تو ان کا بڑے عرصے سے پتہ ہے وہ کینسر کے مریض ہیں، جی جی جی، اور وہ ہر 6 مہینے بعد جاتے ہیں اپنے چیک اپ کے لیے۔ انسان کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے ہاں کہ اسے شوق ہے اپنے آپ کو کینسر شو کرنے کا۔ صحیح بات۔ اگر تم ارے ارے ارے، ان کو ہونا چاہیے پتہ چلے کہ تڑپ کیسی ہوتی ہے، تکلیف کیا بس ہوتی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت بھی دے اور محفوظ بھی رکھے، کسی بھی بیماری سے محفوظ رکھے سب کو۔ بہرحال، اور دوسری بات، آپ کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ جناب کسی کی بیماری ہے، مجبوری ہے، کچھ بھی ہے، اس پر خواہ مخواہ کی بات کرنا، تنقید کرنا، ویسے بھی وزارت اطلاعات کا کام ذاتیات پہ تنقید سے زیادہ کارکردگی پہ بات کرنا ہے۔ حکومت نے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں یا اس نے دینے ہیں، اس کا ارادہ ہے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ جو سابقہ وزیر ہیں، وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب، ان کی بھی یہی پرفارمنس تھی۔ وہاں فیض الحسن چوہان صاحب جو لاہور میں تھے، پنجاب حکومت کا ترجمان، ان کی بھی ایسی ہی گفتگو رہا کرتی تھی۔ اس سے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اسی طرح سے اسی چلن کا شکار نظر آئیں۔ تو وزارت اطلاعات کو میرا خیال ہے اگر ختم ہی کر دیں تو کیا فرق پڑے گا، کیونکہ ہر جو وزیر ہیں، ہر وزارت کا اپنا ترجمان ہوتا ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب کے سوا صرف فردوس عاشق امان صاحبہ کے علاوہ بھی بہت سے ترجمان موجود ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے ایسی وزارت پالنے کا جس سے سوائے جھگڑے اور فساد کے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا ہو، ہمیں کچھ پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ حکومت کیا کچھ کرنے جا رہی ہے، حکومت کے اہداف کیا ہیں، حکومت کی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز کیا ہیں، ری اسٹرکچرنگ کیا ہے، اصلاحات پہ کوئی بات کر رہے ہیں نظام کے حوالے سے نہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں جن پر وزارت اطلاعات کو میرا خیال ہے کہ نظر بھی رکھنی چاہیے اور فوکس بھی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وزارت اطلاعات کا ایک اور کام بھی ہے جناب عالی کہ وہ جو ایک رابطے کے پل کی کا کردار ہوتا ہے صحافیوں کے درمیان، میڈیا کے حضرات
एंकर्स, रिपोर्टर्स, कॉलमिस्ट, ये सारे लोग, इनके और हुकूमत के दरमियान एक राब्ते के पुल की कभी वो काम करें, वो ये काम भी होता हुआ नज़र तो हमें नहीं आता। वो इस्लामाबाद में ही PID में ही बैठ के वो सारी बातें कर रही होती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही होती हैं और वही पुरानी बातचीत हो रही होती है और ताने और कोसे दिए जा रहे होते हैं उस वजारत से। तो वजारत इत्तलात का जनाब ये काम है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिजा कैसी हैं? ईद बिल्कुल। मुबारक। याहिया बात कर रहा हूँ। आपको भी ईद मुबारक याहिया। आपकी कमी हमें सुबह बहुत महसूस हुई क्योंकि हमारे दिन की इब्तिदा आपके प्रोग्राम से ही होती थी। मेहरबानी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब दुआएं आ गई हैं। बहुत बात शुक्रिया। ये देखें, बात हम ईद भी गुजर गई, सब कुछ गुजर गया, अब बजट की तैयारी है और हाँ। मेरे ख्याल में कौम से खिताब भी करेंगे जी इमरान वज़ीर खान साहब। आज़म, जी। लेकिन सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में यही कुर्बानियां देना और यानी यही महंगाई और वही हमें हाँ। इसी बात के लिए तैयार किया जाएगा ना। ज़ाहिर लेकिन सवाल देखें, हम इतनी लोगों ने एक होप थी, हमारे तो व्यूज कुछ और थे लेकिन लोगों की बड़ी होप थी, लोगों ने बड़ा, लेकिन कोई भी ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आ रहा। वही नहीं। बातें जो पिछली हुकूमतें करती हैं वो भी यही कर रही हैं। तो मेरा तो सवाल ये फिजा, जो बजट आज अब के आएगा उसमें भी क्या हम जैसे बचपन से सुनते आए कि महंगाई ने हाँ। कमर तोड़ दी, हाँ, क्या हाँ। यही चलता रहेगा सिलसिला और कोई हवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि ये देखिए ना, आज हमारे पूरे मुल्क के पाकिस्तान कराची में आपने ईद देखी कैसी गुजरी, लोगों का बिल्कुल। पानी की इतनी प्रॉब्लम है, लोगों को शदीद। ट्रैफिक के मसाइल है, शदीद। कुछ भी किसी जगह डेवलपमेंट की चीज अब लेने के तो सारे काम करने के टैक्सेस मिले, लेकिन आप आवाम को दे क्या रहे हैं? मेरा तो सवाल ये है। बिल्कुल सही कह रहे हैं याहिया। वाकई हमारा ये सवाल बजा बनता है कि जनाब आली, जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं उनको आप क्या सहूलतें या मुराद दे रहे हैं? आप नए टैक्स देने वाले जो मुतवक्किल लोग हैं उनको ज़रूर ढूंढिए, बल्कि उनसे सख्ती से पेश आइए। लेकिन वो तमाम लोग आप ही लोगों के इर्द गिर्द बैठे नज़र आते हैं जनाब आली, चाहे वो पीपल्स पार्टी की बात कर लें, नून लीग की बात कर लें, तहरीक इंसाफ की बात कर लें, वही चेहरे हर जगह आपको नज़र आएंगे। उन्हीं तबकात के लिए नए नए मंसूबे भी शुरू किए जाते हैं, नई नई स्कीमों का आगाज़ भी होता है, नई नई बातें भी की जाती हैं। अगर टैक्स छूट की हम बात कर लें या बजट में रिलीफ की बात कर लें, कहा जा रहा है, अच्छा ये ज़रा तब्दीली ज़रूर मैंने महसूस की कि इस दफ़ा इस बजट को आवाम दोस्त से ज़्यादा मईशत दोस्त बजट का नाम दिया जा रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि मईशत दोस्त बजट का क्या मतलब होता है। आवाम तो पहले ही, जैसे आप कह रहे थे, उसकी कमर तो बिल्कुल ही टूटी पड़ी है। वाकई अब अल्लाह ही बचाए, अल्लाह खैर करे। जनाब ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। एक खबर के मुताबिक बैरून मुल्क 12 अरब डॉलर्स के असासों का पता चला लिया। शहजाद अकबर, पाकिस्तानियों के 26 ममालिक से 1.5 लाख बैंक अकाउंट्स का डेटा मौसूल हो चुका है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का ये कहना है और ये काफ़ी तनदही से इस काम पे लगे हुए हैं। देखें, अल्लाह करे इनको कोई कामयाबी हासिल हो जाए, क्योंकि हम आपसे बहुत दफ़ा पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि बैरूनी ममालिक में या बैरून पाकिस्तान बहुत सारे पाकिस्तानियों के असासे मौजूद तो हैं, लेकिन वो कवानीन जो उन मुल्कों के हैं वो उनके तहत गवान होते हैं। अब हमारे ऐसे मुआहदात हैं या नहीं हैं, ये तो एक्सपर्ट हमें बता पाएंगे कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर अपना पैसा रखते हैं उनको कैसे मजबूर किया जाए। वो गैर कानूनी असासे हैं, कानूनी असासे हैं, किस तरह से उनको मजबूर किया जाए कि वो पाकिस्तान अपना पैसा लेकर आएँ। और वो एमनेस्टी स्कीम्स भी इसीलिए बार बार यहाँ पर उनका इजरा होता है, उनका ऐलान होता है कि राग़िब किया जा सके बहुत सारे पाकिस्तानियों को कि जो किसी भी तरह से पैसा बनाने में कामयाब तो हो गए लेकिन वो डिक्लेयर्ड नहीं है, तो फिर उनको कहना चाहिए, कन्विंस किया जा सके कि वो अपना पैसा वतन वापस ले आएँ। जनाब आली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी। आप लोगों की कमी बहुत महसूस होती रही। शुक्रिया जी। काफ़ी अरसे के बाद जाहिर बात है आज आपका प्रोग्राम देखा तो चाहा कि दिल करे कि कुछ थोड़ी सी एडवाइस हुकूमत को दे दी जाए। ज़रूर जी। भाई आप ये देखिए, बजट के अंदर आप 500 गज से ज़्यादा बड़े मकान पर आप अगर 1000 रुपए का टैक्स लगा देते हैं तो इससे गरीब आदमी पे असर नहीं पड़ेगा। 1500 सीसी की गाड़ी पे अगर आप 1000 रुपए का टैक्स लगा दें तो इससे गरीब आवाम पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे इकदाम करें जिससे गरीब आवाम पे फर्क ना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस ये कि ताकि आमदनी गवर्नमेंट की जब बढ़ना हो। हाँ। अब आप मुझे बताइए, लोगों के यहाँ
जो जमीनें हैं, हजारों एकड़ जमीनें हैं, वो कोई टैक्स अदा नहीं करते। बिल्कुल बड़े बिल्कुल बड़े ये आपके जमींदार हैं और ये आपके वडेरे हैं, इन लोगों की जमीनों पे क्या इनसे वो होता है? कुछ भी नहीं, सही कोई कह रहे हैं। रिकवरी इनसे नहीं है, कुछ हाँ। नहीं। हुकूमत अगर ऐसे इकदाम करे तो वो बजट का खसारा कम हो सकता है। सही बात है, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल अच्छी तजवीज़ दी आपने। लेकिन मसला वही है ना जनाब अली, जो मैंने अभी पहले कहा था कि कुछ मखसूस अफराद या मखसूस तबक़ात के नुमाइंदे जो हैं वो हर सियासी जमात में शामिल हैं, और वो हर ऐसे मौके पर जब बजट साजी हो रही हो या कोई बड़े इक़दामात उठाने की बात हो रही हो तो वो अपनी मासूम शक्ल लेकर सामने आ जाते हैं और उन्हीं को रिलीफ मिलता रहता है। अब अगर हम बात करें जो अभी आपने जिस चीज़ की निशानदही की कि बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं जो टैक्स जिन पे टैक्स नहीं लगा हुआ। अच्छा, इन लैंड होल्डिंग्स के साथ साथ एक दिलचस्प बात ये भी है कि जितने सियासतदान आपको कहीं भी किसी भी पार्टी में नज़र आते हैं उनमें से बहुत सारों की शुगर मिल्स हैं, आप सब जानते हैं। अच्छा, गन्ने की पैदावार एट द एक्सपेंस ऑफ अदर क्रॉप्स जब आप बढ़ाते चले जाते हैं तो कहा जाता है कि ज़मीन भी थोड़े अरसे के बाद बंजर होनी शुरू हो जाती है। अब इतनी चीनी पाकिस्तान को क्या वाकई चाहिए? पहले ही यहाँ पे लोगों का हाल ख़राब है बीमारियों की वजह से। सिंध की सूरत हाल आप सब जानते हैं कि एक जो HIV का मामला सबके सामने आया और वो जिस गैर संजीदगी से उस पर अभी तक सिंध हुकूमत हमें नज़र आई गैर संजीदा तरीक़े से काम करती हुई। बिलावल साहब ने कुछ थोड़ी सी गोशमाली कर दी, वज़ीर आला सिंध का तो हमें कोई खातिर खा बयान नज़र नहीं आया। क्यों? क्या उनके पर जलते हैं क्योंकि फुप्पो के पास, छोटी फुप्पो के पास वजारत थी सेहत की, तो क्या इस वजह से वो डरते हैं? मुझे नहीं पता। जुल्म है, 5 साल से कम बच्चे हैं जो HIV का शिकार हैं उन सारे इलाकों में जिनमें लाड़काना सर फहरिस्त रत्तो डेढ़ो। और कल की ही एक ख़बर थी जो हमने एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल बुलाए हैं, उन्हीं की रिपोर्ट थी कि सिर्फ 278 अफराद ऐसे हैं कि जिन्हें इलाज की सहूलियात अभी तक मैसर हैं। बाकी जितनी भी तशख़ीस हुई है और वो तादाद अब हज़ारों में पहुंच रही है, 6000 का कुछ नंबर मुझे अब याद नहीं है सही से, वो कल अखबारी रिपोर्ट में था। जो अफेक्टेड हैं नए स्क्रीनिंग के बाद जो सामने आए हैं उनके लिए इलाज की सहूलत ही मौजूद नहीं है। वैक्सीन जो है वो शायद 1-1.5 माह की अभी तक बाकी रह गई है। तो सिंध हुकूमत ख़ुद कहाँ है? ये सब सियासत में बयानबाजियाँ, इल्ज़ाम तराशियाँ। कहा जा रहा है जनाब 20 जून तक हो सकता है आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी फुल मूड में है और बिलावल साहब ने भी ऐलान किया है कि वो एक दफ़ा फिर ट्रेन मार्च शुरू करेंगे। क्यों भाई? आप तवज्जो दीजिए, सिंध की हालत देखिए क्या होती चली जा रही है। और सिर्फ सिंध नहीं, तमाम सूबों का यही हाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम जनाब अली जी। गुजारिश ये कर रही थी कि पाकिस्तान की मईशत जो अब तरीके में पहुंच चुकी है, जी जी इसका एक मेरे ज़हन के अंदर था जी कि किया ये जाए कि क्योंकि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जी जी तो पाकिस्तान इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से यानी इसको मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे जा चुका है। तो हाँ। इसकी इंपोर्ट अगर बंद कर दी जाए हाँ पाकिस्तान को बेइंतहा एक तो ये होगा कि यानी काम के ज़राए मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, सही है, और फिर जो इंपोर्ट में हमारे इतना डॉलर जाता है वो भी इससे बचत होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, अच्छी तजवीज़ है। लेकिन सिर्फ अच्छा जी ब्रेक ले लेते हैं तो इस पर तबसरा ज़रा ब्रेक के बाद करते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी राजन खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अभी हमारे जो भाई ने बात की थी इंपोर्टेड आइटम्स की, जिसमें मोटरसाइकिलों पे उन्होंने बात की थी। सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं जनाब, पाकिस्तान में ऐसा बहुत कुछ मैन्युफैक्चर होता है कि जो हमें ज़रूरत ही नहीं है कहीं बाहर से इंपोर्ट करने की। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ क्यों होता है। और वो लीगल इंपोर्ट भी है, उसमें स्मगलिंग भी शामिल है, हर तरह की कहिए कि मार्केट में आपको चीज़ मिल जाती है और ज़ाहिर है महंगे दामों ही मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है अशिया भी महंगी होती चली जा रही है। एक खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के फ्रंट पेज पे अहम है, रज़िया खान की बायलाइन के साथ न्यूट्रिशन सर्वे टू बी अनवेल्ड टुडे। आज 2018-19 का नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे जो है उसकी रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी और कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा सर्वे होगा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के हवाले से। और इसमें एक और जो अफसोसनाक बात है वो ये है
अच्छा जी, ठीक है। डोमकी साहब हमारे साथ शामिल हैं पहले प्रोग्राम में, तो उनको खुशामदीद कर लेते हैं, फिर इस खबर पे मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। को एक महीना बहुत उसमें रहे। जी जी फरमाइए। हाँ, अर्ज ये करना थी कि ये जो बजट आ रहा है ये गरीबों के लिए और ये बातें जो करते हैं, जी जी। पहले इतनी महंगाई हो चुकी है और हालात ऐसे होते जा रहे हैं, तो क्या ये असेंबली में कोई मुकद्दस है ऐसे कि जहाँ पर हर आदमी जाके साफ सुथरा हो जाता है? ये इतने बड़े बड़े करप्ट लोग बैठे हुए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था। आज हमारे इलाकों के एमएन एमपी बनते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं था। यकीन करें 50 गाड़ी होती थी, आज उनका पिजारो है, डिफेंस में बंगले लिए हुए हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी जमीनें हैं। तो क्या इनसे नहीं पूछा जा सकता कि भाई आप कहाँ से लाए ये पैसा, कहाँ पर किया? और इनको जो है ये प्रोटेक्शन आर्डर भी जारी किए जाते हैं, कितने भी बड़े क्रिमिनल हो जाएं, इनको इनकी कोई वो पाबंदी नहीं है। तो ऐसी चीजों से बेहतर ये नहीं है कि अगर यहाँ इमरजेंसी लगा दी जाए और सदारती निज़ाम हो या कोई भी इमरजेंसी हो और ये बड़ा नोट जो बंद कर दिया जाए 5,000 से 1,000 तक का, तो देखें ये ट्रकों में भर के पैसा लाएंगे, ट्रकों में ट्रालियां भर के पैसा लाएंगे। ठीक है जी, ठीक है डोमकी साहब, बातें तो आपने ठीक की हैं, लेकिन डोमकी साहब सदारती निज़ाम हो या यही पार्लिमानी निज़ाम जो इस वक्त चल रहा है, तबकात तो यही रहेंगे। सदारती निज़ाम में क्या कहते हैं, आपको क्या मिनिस्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक आदमी तो पूरा मुल्क नहीं संभाल सकता। ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ कीजिए ये हाइपोथेटिकल बात हम कर भी लें कि चलें सदारती निज़ाम आ गया, उसके बाद क्या होगा? क्या फ़रिश्ते बन जाएंगे सारे लोग? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पूरी कौम के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है, ऐसे लोगों का मुहासबा ज़रूरी है। आपको याद होगा अभी जब इलेक्शंस हो रहे थे, सबने अपने असासे और गोशवारे जो थे नॉमिनेशन पेपर्स के साथ फ़ाइल किए थे, उसमें जो तफसील दी गई थी उन सब जो मुतवक्का उम्मीदवार थे और जिन्हें ये पता था कि वो जीत जाएंगे, तो अगर आप उनकी सबकी तफसीलात पढ़िए, जायदादों की और उनके पास रकूम की, तो एक से बढ़कर एक गरीब आदमी मिलेगा आपको इस पूरी असेंबली में और सेनेट में। हम मेरे ख्याल में और आप शायद ज़्यादा बेहतर हालात में होंगे कागजात की हद तक। तो जनाब ये निज़ाम ही अब जो है ना साल खुर्दा और फरसूदा हो चुका है। सोचने की बात है, सबको बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो जो मैं न्यूट्रिशन सर्वे की बात करी थी जनाब अली, उसमें अफसोसनाक बात यह है कि बलूचिस्तान, KPK और सिंध में न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी खुराक में जो अहम तरीन जुज़ियात शामिल होते हैं उसकी वैल्यू में कमी आई है। यानी कि बच्चे जो हैं या जो अफराद खाना पीना जिनका होता है उनको मतलूबा मिनरल्स, मतलूबा वाइटमिन्स, मतलूबा मयार की खुराक ही मैसर नहीं है। ये हमारा हाल है। KPK की हुकूमत अब तो 6ठा साल शामिल हो चुका, पिछले 5 साल तहरीक इंसाफ के पास थी। इसके अलावा सिंध में 11वां साल शुरू हो चुका है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पार्टी या आसिफ अली जरदारी साहब की पार्टी को बलूचिस्तान में चले रद्दोबदल होता रहता है, लेकिन सरदारी निज़ाम है वहाँ पे, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब अली, आपको ईद मुबारक हो। सबसे पहले आपको भी नज़ार साहब खैर मुबारक, खैर मुबारक जी। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ जी कि ये इतनी महंगाई हो गई है, जिसके पास पैसा होगा वो जाके मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदेगा, जिसके पास पैसा होगा वो इलेक्ट्रिक का बिल भरेगा, जिसके पास पैसा होगा वो आटा जाए खरीदा। आटा महंगा, बिजली महंगी, दवाएं महंगी, तो लोग किस तरह गुजारा करेंगे? लोग तो खुदकुशी करने शुरू हो जाएंगे। सही बात। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो खाना खाएं या बिजली का बिल दें, और बिजली का बिल दें या पेट्रोल भरवाएं, क्या करें मुझे नहीं पता। लोग बहुत परेशान हैं, वाक़तन ऐसा ही है। आपने देखा होगा ईद पे भी बाज़ारों में जिस तरह से एक ज़माने में रश हुआ करता था, बिल्कुल आखिरी 2-3 दिन तो था, लेकिन रमज़ान पूरा हमने देखा कि कारोबार उतना हो नहीं पाया जितना होता है। ये सारी बातें ज़ाहिर इंडिकेट करती हैं कि लोगों की जो बाइंग पावर है यानी क़ुव्वत ख़रीद है वो किस हद तक गिर चुकी है। लोग परेशान हैं। अब सिर्फ लोगों की परेशानी से बात आगे चलेगी नहीं, लोगों को ख़ुद भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हम पाकिस्तान में एक जो बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, पानी, एक तो ज़ाहिर है कि पानी की किल्लत होती चली जा रही है। हम नए वाटर सोर्सेज का इजाफ़ा करने में नाकाम नज़र आते हैं।
डैम्स फंड कलेक्शन तो अपनी जगह पर, लेकिन डैम्स में जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए था वो भी अभी कहीं नज़र नहीं आता। ज़ाहिर है महंगे मंसूबे हैं। इसके अलावा ज़राअत की मैंने जिस तरह अभी बात की आपसे कि ज़राअत में भी ऐसी बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं कि जिन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है, जिन्हें बेहतर बनाया जा सकता है, पर एकड़ यील्ड बेहतर हासिल की जा सकती है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन पॉपुलेशन यानी जो बढ़ती हुई आबादी है उस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। आवाम को ख़ुद सोचना पड़ेगा कि जब वो अपने घर को, अपने ख़ानदान को लेकर चल ही नहीं पा रहे तो औलाद की तादाद को भी कम से कम रखना ही आजकल के हालात में बेहतर है। अगर कोई शख्स समझता है कि वो अपने 2 या 3 बच्चों को या 4 बच्चों को बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलत, बेहतरीन खुराक, बेहतरीन स्कूलिंग, ये सब कुछ कर सकता है, तब तो वो औलाद बढ़ाने पर ज़रूर गौर करे। लेकिन अगर उसके हालात इजाज़त नहीं देते तो फिर मेरा ख़्याल है कि औलाद का यानी ख़ानदान का साइज़ जो है वो भी ज़रा कम रखना ज़रूरी होता चला जा रहा है आजकल के जो हालात हैं। और ये कोई दानिशमंदी नहीं है कि आप ऐसे बेइंतहा बच्चे पैदा कर लें कि जिनकी ना तो सेहत हो, ना तो जिनके पास तालीम हो, ना जिनके पास रोज़गार के मौक़े हों। ऐसी कौम का हमने क्या करना है मुझे नहीं पता, क्योंकि हम उनको, उन बच्चों को, आने वाले बच्चों को कुछ सिखा भी नहीं पा रहे, कुछ खिला भी नहीं पा रहे, कुछ दे भी नहीं पा रहे। इन बातों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। जनाब ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, हम जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, किया जा सकता है कि जिससे गिरती हुई मईशत को कुछ सहारा तो दिया जा सके। लेकिन तवज्जो की बात है, अब एक ख़बर है मोहम्मद अशरफ साहब की आज के एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ इन ग्लोबल हलाल मार्केट प्लेस, पाकिस्तान पार्टिसिपेशन इन फास्ट ग्रोइंग हलाल मार्केट हैज़ सो फार बीन इनसिग्निफिकेंट। ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में ऐसे कंज्यूमर्स की और ऐसे सारिफिन की तादाद बढ़ती चली जा रही है कि जो हलाल गोश्त खाना पसंद करते हैं। ज़ाहिर है बहुत से ऐसे ममालिक हैं, मगरबी ममालिक, कि जहाँ पर मुसलमान आबाद हैं, और ज़ाहिर है कि वो उनकी जो प्रेफरेंस है, उनकी तो जो फोकस है वो इसी बात पर होता है कि उनको मयारी और हलाल ज़बीहा मैसर हो। अब पाकिस्तान इसमें बहुत सा किरदार अदा कर सकता है, लेकिन तवज्जो की बात है इस वक्त जो ममालिक इस पूरी इंडस्ट्री में जो मेजर प्लेयर्स हैं वो तमाम के तमाम, उनमें से कोई भी मुसलमान मुल्क नहीं है। इन मुल्कों में ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, इंडिया, फ्रांस और चाइना। ये तमाम ममालिक मुसलमानों के लिए हलाल गोश्त अपने अपने मुल्कों से उन ममालिक को एक्सपोर्ट करते हैं और कसीर ज़र मुबादला कमाते हैं। कोई भी एक इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं है, और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जिन्होंने कोशिश की हो इस मौके से फ़ायदा उठाने की, और कह रहे हैं $350 बिलियन दुबई में एक हलाल फूड पार्क मौजूद, और इसका जो पोटेंशियल है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। लेकिन हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मेहनत करके नहीं कमाने, हमने पूरे दुनिया में जाके सबसे खैरात मांगनी है, चंदा मांगना है, डोनेशंस लेनी है, और हमने कहना है कि हम बड़े बुरे लोग हैं, हम बेईमान लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, अल्लाह के वास्ते हमें पैसे दे दें। मेहनत तो हमने करनी नहीं है, कोई काम हमने ऐसा करना नहीं है जिससे मुल्क के वक़ार में इजाफ़ा हो, मुल्क को सरबुलंदी हासिल हो, मुल्क की इज़्ज़त लोगों में बढ़े। काम वाम हमने नहीं करना, हमने सिर्फ आसान रास्ता चुन लिया है कि जो लोग पैसे दे सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हों, सबसे हमने पैसे मुफ्त में मांगने हैं। ये रुझान मेरी तो समझ से बाहर है, मुझे तो समझ में नहीं आता। इस हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ पोटेंशियल है, जहाँ जहाँ
इम्कानात हैं बेहतरी के, उन इम्कानात पर काम करे, और ख़ास तौर पे जो फारिग किस्म के वज़ीर हैं उन्हें फारिग ही कर दिया जाए। ख़ास तौर पे बिल्कुल हमारी जो बहन कह रही थी वो फिरदौस आशिक आवान साहिबा जैसे लोग, मैं उनकी बात अकेली की नहीं कर रही, उन जैसे बड़े हैं कि जिनका ना तो कोई कंट्रीब्यूशन है, जिनकी ना कोई स्टैंडिंग है, जिनकी ना कोई इंटेलेक्चुअल वर्थ है, तो ऐसे लोगों को कौम पर अवाम पर मुसल्लत करके अवाम का कौम का पैसा उनका वक्त बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। कॉलर हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, नाम बताइएगा। जी फरमाइए। असल जो बजट आ रहा है जनाब में गरीबों के ऊपर हाथ हल्का रखा जाए, बिल्कुल सही है। गरीबों को कुछ रियायत मिलनी चाहिए। हाँ। इमरान खान की हुकूमत में इतनी महंगाई है, गरीब तो मर रहा है। सही सही है जनाब, गरीब की हिचकियां लग गई हैं। हाँ अल्लाह खैर करे। बिल्कुल ठीक है जी, आपने कहा गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए जनाब, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन एक और टैक्स है जिसका नफाज अब वो गरीब अमीर सभी इस नेमत से फ़ायदा उठाते हैं। सिगरेट की बात हो रही है, सिगरेट पैकेट 10 रुपये, कोल्ड ड्रिंक बोतल पर 1 रुपया हेल्थ टैक्स। चलें, ये तो अच्छी बात है कि कोल्ड ड्रिंक्स हुई या सिगरेट्स हुए, ये तो ज़ाहिर मुज़र सेहत चीज़ें हैं, और 50 अरब रुपए जो है वो रेवेन्यू मिलेगा। और फोकल पर्सन बराए इंसदाद तंबाकू ने इसकी तस्दीक कर दी है कि जनाब ये टैक्स जो है वो नाफिज होगा। अब इससे गरीब आदमी का भला होगा या नुकसान होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक नया टैक्स भी शामिल किया जा रहा है इस बजट में। और बच्चे ज़्यादातर वैसे तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पीने चाहिए, तो बच्चों के लिए ये बुरी खबर है कि अब उनको अपनी पॉकेट मनी में 1 रुपया एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा अगर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक लेनी है। तो हमारे पास बिल्कुल अब 40 सेकंड रह गए हैं, इसलिए कॉल का तो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये तमाम बातें नाज़रीन जो हम आपसे करते हैं, और बाज़ दफ़ा यकीन करें कुछ उकताहट से भी होने लगी है, क्योंकि एक ही जैसी बातें कर कर के इंसान ज़ाहिर है कुछ बोर सा हो जाता है, लेकिन हालात तब्दीली की तरफ जाते हुए बेहतरी की तरफ नज़र तो नहीं आ रहे। लेकिन हमारा ईमान है, हमारी दुआ है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि ऐसा होगा, अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अपना अपना काम ज़रूर कीजिए जनाब। अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो ईमानदारी से कीजिए, अगर आप मज़दूर हैं तो वहाँ पे भी मेहनत से कीजिए, पढ़ाई करते हैं दिल लगा के कीजिए, जो जो काम जहाँ जहाँ हो रहा है अच्छे तरीके से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।